ओमकार प्रसाद नैयर, जिन्हें हम सभी ओपी नैयर के नाम से जानते हैं, एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने बिना शास्त्रीय संगीत की विविध शिक्षा के भी संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनके सुरों में ऐसी मधुरता और अनूठापन था कि जिसने भी उनके गीत सुने वो उनके संगीत का दीवाना हो गया। 16 जनवरी 1926 को भारत के लाहौर में जन्मे नैयर का संगीत से लगाव बचपन से ही था। उनके परिवार के लोग उन्हें संगीत से दूर रखना चाहते थे ताकि वे पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन नैयर का मन तो संगीत में रम चुका था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने HMB के लिए कबीर बाणी कंपोज की थी, लेकिन वो पसंद नहीं की गई। बावजूद इसके उन्होंने एक प्राइवेट एल्बम प्रीतम आन मिलो कंपोज किया, जिसमें CH आत्मा ने आवाज दी। इस एल्बम ने नैयर को संगीत और सिनेमा जगत में पहचान दी। हालांकि देश के विभाजन के बाद उन्हें लाहौर से पटियाला आना पड़ा। यहाँ वह एक संगीत शिक्षक बनकर जीवन यापन करने लगे, लेकिन उनका मन फिल्मों में संगीत देने का था। आखिरकार नैयर ने मुंबई का रुख किया और लंबे समय बाद उन्हें फिल्म आसमान में संगीत देने का अवसर मिला। इस फिल्म ने उन्हें सफलता का पहला स्वाद चखाया, लेकिन लता मंगेशकर के साथ उनके संबंधों में भी दरार डाल दी। इसके बाद उन्होंने कभी भी लता मंगेशकर के साथ काम नहीं किया। बता दें कि नैयर ने लता से अपनी फिल्म आसमान में गाने का अनुबंध किया था, लेकिन जब रिकॉर्डिंग का समय हुआ तो लता मंगेशकर वहां से नदारद थी। वो तय समय पर नहीं पहुंची। बाद में लता ने नैयर को बताया कि उनकी नाक में कुछ दिक्कत थी। डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी थी। तब नैयर ने उनसे दो टूक कहा कि जो समय पर नहीं पहुंच सकता उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। हालांकि लता मंगेशकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर नैयर नहीं माने। तब लता ने भी उनसे कहा कि जो व्यक्ति संवेदनहीन हो वो उसके लिए नहीं गा सकती। इस विवाद के बाद राजकुमारी ने वो गाना गाया। ओपी नैयर ऐसे संगीतकार थे जो अपनी शर्तों पर काम करते थे। जब लता से विवाद हुआ तो शमशाद बेगम ने उनका साथ दिया। उन्होंने गीता दत्त और आशा भोसले से गीत गवाना आरंभ किया। उनकी संगीत में जो रिदम थी या वो जो पंजाबी लोकगीत की धुनों का उपयोग करते थे, उसमें आशा की आवाज एकदम फिट बैठती थी। गीता दत्त ने ही नैयर को गुरदत्त से मिलाया था। फिल्म आर पार और उसके बाद मिस्टर एंड मिसेज 55 के गीतों ने ओपी नैयर के संगीत को सफलता के ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया। नैयर निरंतर सफल हो रहे थे। BR चोपड़ा ने दिलीप कुमार और बजंती माला को लेकर फिल्म नया दौर शुरू की। चोपड़ा ने नैयर को संगीतकार के तौर पर साइन किया। यही वो फिल्म थी जिसके गीतों को कंपोज करते समय नैयर और आशा के बीच की नजदीकियां बढ़ी। नया दौर में ही आशा और रफी के गानों ने लोकप्रियता का शिखर छुआ। जैसे जैसे आशा और नैयर की नजदीकियां बढ़ी, गीता और शमशाद की उपेक्षा आरंभ हो गई। नैयर भूल गए थे कि शमशाद बेगम ने कठिन समय में उनकी मदद की थी और गीता दत्त ने उनको गुरदत्त से मिलाया था। गीता दत्त ने नैयर से एक बार पूछा भी था कि वो उनकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, पर नैयर के पास कोई उत्तर नहीं था। पर जब फिल्म हावड़ा ब्रिज में हेलन पर फिल्माए गए गीत पर गीता दत्त ने आवाज दी तो वह बेहद खुश हो गई थी और एक गाना हेलन की पहचान भी बनी। हेलन की तरह ही शम्मी कपूर को जंपिंग स्टार की छवि देने में ओपी नैयर के संगीत की बड़ी भूमिका है। फिल्म तुम सा नहीं देखा के गीत और संगीत से ही शम्मी कपूर की छवि मजबूत हुई। ओपी नैयर ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने हारमोनियम, सितार, गिटार, बांसुरी, तबला, ढोलक, संतूर, माउथ ऑर्गन और सैक्सोफोन आदि का जमकर उपयोग किया। इन वाद्य यंत्रों के साथ जब वो प्रयोग करते थे तो गीत के एक एक शब्द का ध्यान रखते थे। ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है कि नैयर होम्योपैथ और ज्योतिष के भी अच्छे जानकार थे। एक समय पर सबसे अधिक फीस लेने वाले संगीतकार को बाद में जिंदगी चलाने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा था। पर ओपी नैयर इतने स्वाभिमानी थे कि उन्हें अपने किसी निर्णय पर कभी भी अफसोस नहीं हुआ। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही न्यूज, अपडेट और गॉसिप पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई अपडेट, न्यूज और गॉसिप के साथ।